एवरीवन, यह है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का पार्ट 3। 2 वीडियो हम पहले बना चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। वो आप पहले देखिए, उसके बाद इस पार्ट पर आइए। क्वेश्चन नंबर 38, विद रेफरेंस टू द टाइम और पीरियड विच इज़ द करेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टैट्यूट्स। तो क्या होगा आंसर? परमानेंट एंड टेम्परेरी स्टैट्यूट्स। ठीक है, या तो परमानेंट होंगे या टेम्परेरी स्टैट्यूट्स होंगे, दो तरीके के होंगे। विद रेफरेंस टू द मेथड ऑफ कॉम्प्लायंस ऑफ लॉ के कॉम्प्लायंस के मेथड के रेफरेंस में विच इज़ द करेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। तो हमारा आंसर होगा मैंडेटरी एंड डायरेक्टरी। ये तो मैंडेटरी होंगे या डायरेक्टरी होंगे लॉ के कॉम्प्लायंस के मेथड में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, विद रेफरेंस टू द ऑब्जेक्ट विच शुड बी द करेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टैट्यूट्स। ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में देखा जाए तो कौन कौन से देखिए, कॉडिफाइंग, consolidating, declaratory and enabling statutes, remedial, disabling and amending statutes, validating and repealing statutes, all of the above। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में तो ये सारे ही होंगे, कॉडिफाइंग, कंसोलिडेटिंग, डिक्लेरेटरी, एनेबलिंग, डिसेबलिंग, रेमेडियल, अमेंडिंग, वैलिडेटिंग एंड रिपीलिंग स्टैट्यूट्स, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाइल इंटरप्रेटिंग ए विल विच रूल्स शैल बी कंसिडर्ड। देखिए सारे ही ऑप्शन देख लीजिए क्योंकि इसका आंसर ऑल है, तो सारे ही एक बार आप गो थ्रू कीजिए। विल को इंटरप्रेट करने में किस रूल को कंसिडर किया जाएगा? ऑल द प्रोविजंस और क्लॉजेज ऑफ होल ऑफ द विल शुड बी गिवन इम्पोर्टेंस। ठीक है, जो कंप्लीट जो विल है, होल ऑफ द विल है, उसके प्रोविजंस और क्लॉजेज में सभी को इम्पोर्टेंस देना, इक्वल इम्पोर्टेंस दी जाएगी। सेकंड देखिए, अमोंगस्ट द कॉन्ट्राडिक्टरी और इनकंसिस्टेंट क्लॉजेज ऑफ द टू विल्स द लास्ट विल शुड बी इंटरप्रिटेटेड। जब दो विल हैं, ठीक है, और उनके क्लॉजेज के बीच में कोई कॉन्ट्रडिक्शन है या कोई इनकंसिस्टेंसी आ रही है, तो जो लास्ट वाली विल है उसको इंटरप्रेट किया जाएगा, उसको माना जाएगा। थर्ड देखिए, द मीनिंग्स ऑफ द सब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स एंड द रियल इंटेंशन ऑफ द मेकर ऑफ द विल शुड बी सर्च्ड। यानी जो भी विल जिसने बनाई है उसका रियल इंटेंशन क्या है, सब्जेक्ट या जो ऑब्जेक्ट उसने रखा है उसका मीनिंग क्या है, ठीक है, किस ऑब्जेक्ट से विल बनाई गई है, और जो भी सब्जेक्ट्स है उसके मीनिंग क्या है, उनको सर्च किया जाएगा। फोर्थ, द पेटेंट एम्बिग्यूटीज एंड एरर्स शुड नॉट बी एक्सेप्टेड। अगर कोई पेटेंट एम्बिग्यूटीज या एरर हो गई है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारे ही ऑप्शन करेक्ट हैं, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, वाइल इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द कोर्ट्स विच प्रिंसिपल आर ऑफन डिस्कस्ड। Principle of implied powers, implied prohibition and ancillary powers. Second, principle of colorable legislation, occupied field, pith and substance and severability. Third है principle of territorial nexus, eclipse and prospective overruling। तो हमारा आंसर क्या होगा? फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव। दोबारा आपको मैं बता देती हूँ क्वेश्चन। While interpreting the Constitution by the courts, which principles are often discussed? कौन कौन से प्रिंसिपल को डिस्कस किया जाएगा जबकि कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट किया जाए? तो देखिए, प्रिंसिपल ऑफ इम्प्लाइड पावर्स, इम्प्लाइड प्रोहिबिशन एंड एंसिलरी पावर्स। नेक्स्ट देखिए, प्रिंसिपल्स ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, ऑक्यूपाइड फील्ड, पिथ एंड सब्सटेंस एंड सेवरेबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस, एक्लिप्स एंड प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग। तो हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, रिगार्डिंग सब्सटेंटिव लॉ अमोंगस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच स्टेटमेंट इज फॉल्स। सब्सटेंटिव लॉ के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? फॉल्स देखना है आपको, रॉन्ग स्टेटमेंट। देखिए, सब्सटेंटिव लॉ में क्या क्या होता है? इट प्रोवाइड्स राइट्स एंड लाइबिलिटीज, सही है। ऑर्डिनरीली इट इज़ गिवन रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, रॉन्ग। ठीक है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट थोड़ी देता है सब्सटेंटिव लॉ, नहीं। ऑर्डिनरीली इट इज़ स्ट्रिक्टली इंटरप्रेटेड, ये बिल्कुल सही है। ये हमारे राइट्स हैं, ये हमारी लाइबिलिटीज़ हैं, स्ट्रिक्टली उनको इंटरप्रेट किया जाता है। इट्स करेक्ट एग्जाम्पल इज़ द इंडियन पीनल कोड 1860। ठीक है, ये भी सही है। IPC 1860 किसका एग्जाम्पल है? सब्सटेंटिव लॉ है। ठीक है, तो हमारा रॉन्ग वाला मैंने आपको बता दिया, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए,
रिगार्डिंग प्रोसीजरल लॉ अमोंगस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच स्टेटमेंट रॉन्ग? इट इन्फोर्सेज द सब्सटेंशियल लॉ, सही है, जो भी सब्सटेंशियल लॉ है उसका इन्फोर्समेंट करता है प्रोसीजरल लॉ, ठीक है। इट कैन नॉट बी गिवन रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, तो प्रोसीजरल लॉ है उसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया जा सकता है, सब्सटेंटिव को नहीं दिया जा सकता, इसको दिया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला रॉन्ग हो गया है। ऑर्डिनरीली इट इज़ लिबरली इंटरप्रेटेड, ठीक है, सही है, लिबरली इसको इंटरप्रेट किया जाता है। इट्स करेक्ट एग्जाम्पल इज द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। तो हमारा रॉन्ग आंसर कौन सा होगा, मतलब जो भी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, इट कैन नॉट बी गिवन रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, जबकि प्रोसीजरल लॉ को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, व्हाट आर द बेसिक फीचर्स रिलेटिंग टू द इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ पीनल लॉज? देखिए, पीनल लॉज के इंटरप्रिटेशन के या कंस्ट्रक्शन के बेसिक फीचर्स कौन कौन से हैं? पीनल लॉ शुड बी स्ट्रिक्टली इंटरप्रेटेड इन द एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस प्रोविजंस। देखिए, पीनल लॉज को स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट किया जाना चाहिए, फर्स्ट तो आपका ये कहता है। सेकंड है, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस प्रोविजंस एंड एक्यूज्ड पर्सन कैन नॉट बी पनिश्ड। जब तक कि एक्सप्रेस प्रोविजन ना हो, एक्यूज्ड पर्सन को पनिश नहीं किया जा सकता। थर्ड देखिए, इन केस ऑफ डाउट इट्स बेनिफिट विल बी गिवन टू द एक्यूज्ड पर्सन। किसी डाउट के केस में बेनिफिट किसको दिया जाएगा? एक्यूज्ड पर्सन को। फोर्थ है, ऑफेंस इज ओनली एस्टेब्लिश्ड और कॉन्स्टिट्यूटेड when there is mens rea, that is criminal intention of the accused in the commission or omission relating to the offense। ठीक है, कहना है कि ऑफेंस जब भी एग्जीक्यूटेबल होगा, एस्टेब्लिश होगा, जबकि मेंस रिया प्रेजेंट होगी किसी भी एक्ट में या ओमिशन में। तो हमको क्या देखना है इसमें, बेसिक फीचर्स क्या है पीनल लॉज के, तो ये सारे ही आ जाएंगे, क्योंकि पीनल लॉज को स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट किया जाता है, किया जाना चाहिए, ठीक है। जैसा लिखा है एज इट इज, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस प्रोविजन, जब तक नहीं है एक्यूज्ड को पनिश नहीं किया जा सकता, ये भी सही है। डाउट के केस में बेनिफिट कहाँ जाएगा? एक्यूज्ड को बेनिफिट मिलेगा डाउट का। ऑफेंस एस्टेब्लिश तभी किया जाएगा जबकि मेंस रिया है, यानी क्रिमिनल इंटेंशन होना चाहिए किसी भी एक्ट में, यानी कमीशन में या ओमिशन में। तो सारे फीचर्स ये ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, रिगार्डिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्सेशन लॉज अमोंगस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग? टैक्सेशन लॉ के प्रिंसिपल के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? तो देखिए, टैक्सेशन लॉ शुड बी स्ट्रिक्टली इंटरप्रेटेड, सही है। इन केस ऑफ डाउट द बेनिफिट शुड बी गिवन टू द टैक्स पेयर और द पब्लिक। कोई डाउट है तो उस केस में बेनिफिट किसको जाएगा? टैक्स पेयर को जाएगा या पब्लिक को जाएगा। थर्ड देखिए, टैक्सेशन लॉ में बी गिवन रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट और प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, ये हमारा रॉन्ग है यहाँ पर, ठीक है। फोर्थ देखिए, टैक्सेशन लॉ शुड बी इंटरप्रेटेड ओनली इन अकॉर्डेंस विद द वर्ड्स ऑफ स्टैट्यूट। जो स्टैट्यूट के वर्ड्स हैं उनके अकॉर्डिंग ही टैक्सेशन लॉ को इंटरप्रेट किया जाना चाहिए, ये भी हमारा सही है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? थर्ड। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 इज अमेंडिंग एक्ट, डिसेबलिंग, रेमेडियल और रिपीलिंग एक्ट। तो कौन सा पूछा है? मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। तो ये है रेमेडियल एक्ट, जो वेजेस के मामले में बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता है, बहुत कम दी जाती थी, उसकी रेमेडी करने के लिए इस एक्ट को बनाया गया था, तो रेमेडियल एक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिपील ऑफ लॉ? लॉ को रिपील करना, रिपील मतलब वो अब नहीं है, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, दैट लॉ डिड नॉट रिमेन इन एग्जिस्टेंस, ये हमारा आंसर हुआ सेकंड ऑप्शन। रिपील ऑफ लॉ मीन्स लॉ डिड नॉट रिमेन इन एग्जिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 49 देख लीजिए अब, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट सेंट्रल एक्ट वेयर इन वर्ड्स, 1 मिनट, नेम ऑफ दैट सेंट्रल एक्ट वेयर इन वर्ड्स, सेंटेंसेज एंड क्लॉजेज हैव बीन डिफाइंड। मतलब वहाँ ये डिफाइन किया गया है कि वर्ड्स क्या होते हैं, सेंटेंसेज क्या होते हैं एंड क्लॉजेज क्या होते हैं। ऐसा कौन सा सेंट्रल एक्ट है, उसका नाम बताइए। तो वो है जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 में वर्ड, सेंटेंस एंड क्लॉजेज को भी डिफाइन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एक्ट विच डिफाइंस सर्टेन वर्ड्स, सेंटेंसेज एंड क्लॉजेज इन द स्टेट ऑफ राजस्थान?
मतलब राजस्थान के अंदर ऐसा कौन सा एक्ट है जो कि डिफाइन करता है वर्ड्स को, सेंटेंसेस को एंड क्लॉजेस को? तो कौन सा एक्ट है? राजस्थान जनरल क्लॉजेज एक्ट 1955। ठीक है, ये थे हमारे 50 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50 तक पार्ट थर्ड है ये हमारा। इसके आगे नेक्स्ट पार्ट आएगा। थैंक यू।